Hello students, how are you beta? Fine. So today we are going to start our new topic and it is crystal field theory. But before this I want to discuss the shapes of d orbitals with you. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम आपको shapes of d orbital के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल देख लो. वैसे शायद काफी को पता होगा, ये सब ऑलरेडी 11th में आ जाता है. ठीक है, जो डी होती है डी ऑर्बिटल है. ठीक है बेटा, डी एक सबसेल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं. कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ठीक है, इनकी शेप कैसी होगी देखो. तो शेप्स देख लेते हैं बेटा. देखो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स की शेप एक जैसी होगी, बस एक्सिस का थोड़ा सा रेफरेंस लेना जरूरी है. मैं यहां पे मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. याद रखना ये जो तीनों आगे की ऑर्बिटल्स हैं डी की, ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप में, शेप तो होती है डबल डंबल, मतलब 2 डंबल होंगे. ठीक है, जैसे पी में एक ही डंबल होता था, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे. ठीक है, वैसे यहां पे क्या 4 होते हैं. क्या होते हैं बेटा? 4 होते हैं, डबल डंबल होते हैं. ठीक है, और ये लोब्स कहां लाई करते हैं? एक्सिस के बीच में. ये एक्स है और ये वाई है, तो डबल डंबल के लोब कहां लाई करेंगे? एक एक्सिस के बीच में, यहां एक, यहां पे और एक यहां पे बेटा, और एक यहां पे. समझ में आ रही है बात? फिर ये क्या हो गई? डी एक्स वाई. अगर डी वाई जेड बनानी हो तो ये वाली एक्सिस कोई एक जेड ले लो, कोई एक वाई ले लो, दोनों की एक्सिस के बीच में लोब्स बना दो. ठीक है, फिर डी जेड एक्स कैसी होगी? कोई एक जेड ले लो और कोई एक एक्स ले लो. ये जेड ले ली, ये एक्स ले ली, तो क्या बनेगा बेटा? अब बताओ. इन दोनों के बीच में लोब्स आ जाएंगे. ये हो गई डी एक्स जेड. ठीक है, ये क्या थी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड ये डी जेड एक्स. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है बेटा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोब्स लाई करते हैं. यहां पे क्या था? एक्सिस के बीच में आ रहे थे. यहां क्या है? एक्सिस के ऊपर आएंगे और थोड़ा सा ये लोब्स बड़े होते हैं. ठीक है, इनका साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं थोड़ा एक्सिस को है ना बड़ा कर देता हूं, जिससे मैं वो आपको थोड़ा प्रॉपरली दिखा सकूं. कुछ इस तरीके का होगा बेटा. ठीक है, 2 लोब ये आ गए और 2 लोब इस वाली एक्सिस पे होंगे. ये एक्स एक्सिस पे वाले और ये वाई एक्सिस वाले. आगे बात समझ में? ये किसकी शेप है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है. ये थोड़ा एक्सिस बड़ी कर देना, इसे प्रॉपर दिखा सको आप. ठीक है, ये क्या हो गई? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इस पे क्या ऑन दी एक्सिस लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई के ऊपर. यहां पे क्या था? एक्सिस के बीच में लाई कर रहे थे. डी जेड स्क्वायर कैसा होगा बेटा? डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और यहां पे तीसरी होगी वाई एक्सिस. ठीक है, एक्सिस तीनों होती हैं लेकिन समझाने के लिए 2 काफी हैं, तो मैंने 2 ही यूज किए हैं. ठीक है, अब देखो होगा ये कि डी जेड स्क्वायर के अंदर बेटा जो बड़े लोब्स होंगे वो डी जेड स्क्वायर पे इस तरीके से आते हैं, जेड एक्सिस पे. ठीक है, और इसमें 4 छोटे छोटे लोब्स और होते हैं. 2 होते हैं वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से. ठीक है, और 2 होते हैं एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरीके से. तो ऐसे 4 छोटे छोटे लोब्स और होंगे. ये वाई एक्सिस वाले हैं. ठीक है, और ये क्या बेटा? यहां पे जो 2 लोब्स लाई कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस वाले हैं, लेकिन इसमें मेन रहेंगे ये बड़े लोब्स जो डी जेड, मतलब जो जेड एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. ये जेड एक्सिस है. ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर की शेप होती है. ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, जल्दी करो जल्दी, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब डाल दो मेन टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है बेटा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होने वाली है लेकिन इसमें ये हम पूरी थ्योरी कवर कर देंगे. ठीक है, वीडियो बड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. ये थ्योरी बेटा किसने दी? वान ब्लैक एंड
बिथ नाम के केमिस्ट ने ये थ्योरी दी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है दिमाग में, तो इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। दिस थ्योरी फर्स्ट applied to ionic crystals that's why it is known as crystal field theory, CFT। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स, इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं। इसके अंदर बेटा क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर किया गया है। देखो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, ज्यादातर कैटायन की फॉर्म में होता है, +2 +3 या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो भी उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। तो एक के पास कमी है, एक के पास ज्यादा है, तो थोड़ा सा याद करो, जिसके पास कमी होती है मतलब कैटायन, और जिसके पास ज्यादा होता है मतलब एनायन, कौन सा फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मेन यहां पे एजम्पशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वन ब्लैक और बेथ ने ये यूज किया है, ठीक है, इसलिए आप लिख दो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन there is electrostatic force of attraction between central metal cation, ऐसे लिखो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स डोनर एटम, लिगेंड्स डोनर एटम। ठीक है, यहां बॉन्डिंग कैसे होगी, यहां पे बेटा बॉन्डिंग करने के लिए दो तरीके के लिगेंड कंसीडर किए। दिस थ्योरी कंसीडर्स टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहले हो सकते हैं पॉइंट चार्जेस और दूसरे हो सकते हैं बेटा पॉइंट डाइपोल्स। पॉइंट चार्जेस का सीधा साधा मतलब है ऐसा लिगेंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, पहला। दूसरा, उसके ऊपर उसकी जो, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है मतलब अब वो एनायन बन गया, और ये क्या है, मेटल से किसी भी डायरेक्शन में से वो अटैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी तरीके से, तो इसे पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दो एनायनिक लिगेंड्स या नेगेटिव लिगेंड्स हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी distribution around it। फॉर एग्जाम्पल लिख लो F माइनस, Cl माइनस, ठीक है, OH माइनस और Cn माइनस एटसेट्रा। ये सब क्या पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसके बाद आते हैं पॉइंट डाइपोल्स। ये पॉइंट डाइपोल्स क्या होते हैं, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं। पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव पार्ट हो रहा होगा, एक नेगेटिव पार्ट। ठीक है, सो दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3, H2O एटसेट्रा एटसेट्रा।
NH3 में देखो क्या होगा बेटा, ये NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या डाइपोल जैसा क्रिएट हो गया, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है और एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, दो पार्ट हो गए, डाइपोल बन गया। अब पॉइंट डाइपोल के अंदर क्या होता है बेटा, ये इसका नेगेटिव पार्ट जाके कोऑर्डिनेट होता है मेटल से। इसका नेगेटिव पार्ट मतलब जिसके पास जहां पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो जाकर कनेक्ट होता है लोन पेयर से। यहां पे ऊपर क्या हो रहा था, जब F माइनस कोऑर्डिनेट हो रहा था मेटल से, तो मेटल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो यहां जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लग रहा था। ठीक है, तो हम उसे बोल सकते थे हैं आयन आयन इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन। यहां पे क्या है, ये आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। क्या क्लियर हो रही है चीजें, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। और आप ये भी याद रखोगे या लिख लो, इसी के अंदर ये पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स या इन केस ऑफ पॉइंट डाइपोल्स, द बॉन्ड is formed by negative end of the dipole with metal atom or cation, metal atom और cation। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, इसमें अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ये इसका मेन पार्ट हो गया। अब इसका एक पॉइंट और मैं आपको समझा दूं, फिर है ना थोड़ा अलग हो जाएंगी चीजें, काफी कुछ अलग दिखेगा। देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझो कि जो मेटल कैटायन है जब अपनी वो फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है, मेटल कैटायन जब अपनी फ्री स्टेट में रहेगा तो उसकी जो बेटा 5 d ऑर्बिटल है ना, 5 d ऑर्बिटल्स हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, dxy dyz dzx, वो सब क्या होंगी, आपस में डिजनरेट होंगी। डिजनरेट का मतलब है सबकी एनर्जी इक्वल होगी। अगर मैं ये एनर्जी डायग्राम बनाता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे पांचों की इतनी ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है इसमें से 2 ब्लॉक ऊपर चले गए, सबकी क्या होती है, बराबर होती है। इसे बोलते हैं डिजनरेट। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा, ये डिजनरेसी कब तक मेंटेन रहेगी? दिस डिजनरेसी ऑफ 5d orbitals is maintained even in the presence of symmetrically spherical डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे लिखो, मेंटेन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकली स्फेरिकल फील्ड सराउंड्स द मेटल कैटायन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनायन ऑफ, ऐसे लिखोगे, एनायन ऑफ सिमेट्रिकली स्फेरिकल फील्ड सराउंड्स द मेटल कैटायन। हाउएवर इट डिस्टर्ब्स, ठीक है, ये डिजनरेसी डिस्टर्ब होती है इन प्रेजेंस ऑफ दिस, डिस्टर्ब व्हेन दिस फील्ड, when this negative field, ऐसे लिखोगे, when this negative field is due to the presence of neutral ligand or negative ligand,
जब लिगेंड की तरीके से एक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगी, ये डिजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये डिजेनरेसी डिस्टर्ब क्या होती है, एम है केवल फ्री स्टेट में यहां रहेगा। फिर हमने क्या बोला कि अगर इसको स्फेरिकल नेगेटिव फील्ड सराउंड कर रहा है मेटल को, सेकंड स्टेज क्या है बेटा, मेटल को, ये रहा मेटल, इसको क्या करता है, स्फेरिकल नेगेटिव फील्ड सराउंड करके रखता है चारों ओर से, ऐसे बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ठीक है। तो और ऐसा कब होगा, जब कोई एनायन इसे सराउंड कर रहा होगा, जब कोई एनायन इसे सराउंड कर रहा होगा। ये एनायन अभी लिगेंड नहीं बना है, ठीक से समझना, ये एनायन अभी लिगेंड नहीं बना है, केवल ऐसे इसके और पास आने की कोशिश कर रहा है। सभी डायरेक्शन से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बराबर है। तो नेगेटिव फील्ड जो क्रिएट होगा वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो एवरेज एनर्जी होगी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की, वो पांचों की इंक्रीज कर जाएगी, लगभग यहां आ जाती है, ठीक है, यहां आ गई। ये होती है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। कौन सा, सिमेट्रिकली स्फेरिकल फील्ड जो रखता हो, ठीक है, मेटल के अराउंड जो करेगा। अगर इसकी जगह ये आ जाए न्यूट्रल, मतलब कोई भी लिगेंड आए, चाहे वो लिगेंड न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो, वो क्या करेगा, अब इनको तोड़ देगा। अभी मैं समझाऊंगा वो क्या करेगा, इनको तोड़ देगा। या तो इनमें से तीन कोई ऊपर जाएंगी, दो नीचे जाएंगी, या तीन नीचे जाएंगी, दो ऊपर जाएंगी। वो केस अलग है, वो स्प्लिटिंग दो अलग अलग केस है। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो और भी केसेस है उसके अंदर, लेकिन मेन दो है जो आपके कोर्स में 12th लेवल तक आता है। पहला splitting of d orbitals in octahedral complexes and splitting of d orbitals in tetrahedral complexes, दोनों में एकदम अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं splitting of d orbitals in octahedral complexes। तो टाइटल डाल दो आप, ठीक है, ऐसे मिटा रहा हूं मैं। तो बेटा पहला केस देखेंगे हम, splitting of d orbitals इन ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में लिख रहा हूं OH, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले क्या होता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप किसे कहते हैं बेटा, ये रहा बीच में मेटल, ठीक है, इसकी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, ये परफेक्ट है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये याद रखना ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं दिखता है लेकिन आप समझने की कोशिश करो। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है एक प्लेन है मेरे पास, प्लेन पे चार लिगेंड ऐसे लगे हैं स्क्वायर वाली फॉर्म में, और एक नीचे और एक ऊपर, ये 6 के 6 बॉन्ड, दो ऊपर नीचे वाले, एक ऊपर एक नीचे वाला, और ये चारों, इन सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। लिखते जाना एक एक पॉइंट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इन परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ऑल दी bond lengths are equal, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन अब मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, है ना, आपको कुछ समझाना है मुझे, इसलिए अब मैं वो सिचुएशन पे आ रहा हूं जहां पे बॉन्ड बनने वाला है उससे पहले। तो देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल शेप मुझे बनानी है, ये बात आपको पहले से पता है कि जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगा, अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बॉन्ड बनाने के लिए इस तरीके से मेटल की डी ऑर्बिटल अरेंज्ड है। देखो ये जो चार बॉन्ड है एक ही प्लेन में, यहां कौन सी होगी, dx² - y² होगी। थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो साफ साफ बता रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर इसके y एक्सिस है, और ये जो ऊपर और नीचे जो ऐसे लगी हुई है, ये बोर्ड पे नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये जो एक ऊपर निकली हुई है, जो नीचे निकली है, वो z एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस कौन सी होगी बेटा, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप जब बनती है, फिर तुम बोलोगे dxy dyz और dzx कहां है, तो याद करो मैंने तुम्हें पहले इसलिए शेप बता दी थी। dxy के लोब्स कहां लाई करते हैं, एक्सिस के बीच में, यहां होंगे।
ठीक है, dxy यहां होंगे, ठीक है, फिर दो बाहर की तरफ होंगे, दो अंदर की तरफ होंगे, इस तरीके से इसके भी चार लोब्स होंगे। dyz, y और z एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कुछ यहां पे तिरछे ऐसे लाई कर रहे होंगे, ठीक है, एक इधर लाई कर रहा होगा, एक पीछे की तरफ, एक उधर की तरफ। dzx का होंगे, मतलब एक्सिस पे ना होके एक्सिस के बीच में होंगे। एक्सिस पे केवल कौन से लोब्स होंगे, किस किस के लोब्स होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होंगे, बता चुका हूं, एंड dz स्क्वायर के होंगे। ये जो z एक्सिस है, ये जो बेटा z एक्सिस है, ये z एक्सिस पे dz स्क्वायर लाई कर रही होगी, ऊपर नीचे, ठीक है। और ये जो चार बॉन्ड रखे हैं ऐसे प्लेन पे, ठीक है, जिन पे मैंने एक्स वाई लगाया, वहां पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। समझ में आ गया? तो यहां पे बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल मेनली इन्वॉल्व होने वाली है ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है। अब देखो बेटा, यहां से लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है। ये आया लिगेंड, ठीक है, कोई भी लिगेंड हो, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहले यहां था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये यहां आया, ठीक है, इस तरीके से और पास आएगा और पास आएगा। अब बेटा ये इसको तुम्हें पता है, अगर ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में मतलब कहां से लिगेंड अप्रोच करेगा? वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, और यहां पे कौन सी एक्सिस लाई करती है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है किसकी? मेटल की, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अभी इसको समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कोबाल्ट है, अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये d6 सिस्टम बनेगा। d6 सिस्टम का मतलब हो गया 1 2 3, ये सब चीजें VBT में बता दी है मैंने, CO+2 में d6 कैसे होगा, ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं पहले। अब थोड़ा पढ़ के आए होगे तभी मजा आएगा, हर चीज हर लेक्चर में नहीं बताई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी d ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, तो इनमें से कोई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होगी और dz स्क्वायर भी होगी। ये 5 और d हैं, ठीक है, 5 d जो मैंने तुम्हें पहले बताई है। तो यहां जो मेटल की d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा है, एक हो दो हो, वो लिगेंड के ऑर्बिटल को बेटा क्या करेगा? रिपल्सन करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वाई एक्सिस के थ्रू ही आएगा, ठीक है, और यहां पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? रिपल्सन करना स्टार्ट होगा। अब तो मैं एक बात पता होनी चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही दूसरा लिगेंड इस वाली एक्स से अप्रोच कर रहा होगा, एक यहां से, एक यहां से, तो 4 लिगेंड तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों जगह किसके लोब्स होंगे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, यहां 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 पे और यहां पे। और ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए dz स्क्वायर में से कौन अप्रोच करेगा? एक ऊपर से, ठीक है, एक बेटा नीचे से अप्रोच करेगा। वहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दिख रहा है साफ साफ मुझे कि पांचों में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आने वाला, मैंने एक ही एग्जांपल लिया, मैं एक ही तरफ से अप्रोच करके दिखा रहा हूं, लेकिन सब जगह से लिगेंड आएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन क्रिएट करेंगे। रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किसकी? ये d ऑर्बिटल्स की जो पहले एनर्जी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कौन सी की होगी? केवल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की ही एनर्जी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो dx बाई dy z dzx में, लेकिन वो तो दूर है ना, वो यहां पे है, वो ऑर्बिटल का लोब यहां पे है। ये dxy का एक एग्जांपल मैंने बना के दिखा दिया है, वो यहां पे है, उतना रिपल्सन नहीं होगा वहां पे। तो जहां रिपल्सन नहीं होगा उनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। और जिनमें रिपल्सन होगा, जिन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट करेंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? ये तो रहा थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है। ये बेटा ये समझ में आया? ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। अब देखो थ्योरेटिकल क्या होगा। स्टार्टिंग में मेटल आयन था मेरा केवल फ्री स्टेट में, ठीक है, उसके पास 5 और d ऑर्बिटल्स हैं, ये रहे, ठीक है। d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल
आयन इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट, ठीक है। फिर हमने बोला कि सिमेट्रिकल फील्ड रहेगा तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, उसे बोल देते हैं हम एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो यहां आ गई बेटा ये पांचों उठ के, ये एवरेज एनर्जी है किसकी प्रेजेंस में, सिमेट्रिकल फील्ड, नेगेटिव फील्ड जब सराउंड करेगा। नाउ जब लिगेंड आने लगा तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में होके आ रहा है, तो यहां से इन पांचों में से, ये पांचों हैं, एक dxy है, एक dyz है, एक dxz है, और या dzx बोल दो, ठीक है, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक dz स्क्वायर है। इनमें से dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज कर गई है, तो ये दोनों तो ऊपर चली गई, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अभी समझाया है क्यों एनर्जी इंक्रीज कर रही है, रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। और dxy और dyz और dzx, इन तीनों की एनर्जी क्या कर गई बेटा, डिक्रीज कर गई। ये तीनों कहां पहुंच गई, नीचे, dxy, dyz और dzx। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो एनर्जी किसकी इंक्रीज हुई, ऊपर वालों की, ये किसकी, नीचे, ठीक है। नीचे किस किसकी, dxy, dyz, dzx, इनकी क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि वहां पे रिपल्सन क्रिएट नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब जहां से एनर्जी, ये वो जगह है जहां से इतनी एनर्जी इन दोनों की इंक्रीज हुई है, यहां से इतनी एनर्जी इनकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सिस को बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, बेरी सेंटर, ठीक है। यहां से ये इंक्रीज कितनी होती है, 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा क्या है, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा है यहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यहां जो सफिक्स में लगा है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ यहां से डिक्रीज कितनी हुई है नीचे वालों की, तो इसे लिखोगे आप, ये डिक्रीज होती है 0.4 डेल्टा ओ। कितनी, 0.4 डेल्टा ओ। अब डिक्रीज हो रही है इसलिए हम यहां पे माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाने का और कोई रीजन नहीं है, डिक्रीज हो रही है इसलिए हम यहां पे माइनस लगा देते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा 3/5 डेल्टा ओ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, और ये लिखा मिलेगा 2/5 डेल्टा ओ। बात तो वही हो गई, सॉल्व करोगे तो 0.4 ही आएगा, ऊपर सॉल्व करोगे तो 0.6 ही आएगा, ठीक है। डेल्टा ओ का मतलब समझ में आ गया, बेरी सेंटर का मतलब समझ में आ गया, स्प्लिटिंग भी आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो डेल्टा ओ है ना, कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, डेल्टा ओ इक्वल टू होता है 10 dq। तो अगर मैं ऐसे dq के टर्म्स में लिखूं यहां डेल्टा ओ की जगह, तो तुम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 dq हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बुक्स में एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, लेकिन हायर स्टडीज में ये मिलता है, और यहां पे dq का मतलब खाली ये होता है डेलिक्विसेंट, दैट्स ऑल, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं होता है। स्प्लिटिंग समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं बताता हूं असर कैसे होगा। ये वो स्टेट है, अब मैं सबको कंक्लूड कर रहा हूं, जो अभी तक पढ़ा है ना तुमने उसको सबको मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं। देखो ये वो स्टेट है जब मेटल आयन फ्री स्टेट में था, ये वो स्टेट है जब मेटल आयन को सिमेट्रिकली नेगेटिव फील्ड ने सराउंड किया हुआ है, सिमेट्रिकली, सब जगह से बराबर, सभी डायरेक्शन से बराबर, ठीक है। और बेटा ये वो फील्ड है जहां पे मेटल ने ऑक्टाहेड्रल शेप बना ली है, 6 लिगेंड ने आके उसको अप्रोच कर लिया, तो उसके ऑर्बिटल्स आपस में स्प्लिट हो गई। समझ में आ गई बेटा बात, स्प्लिट हो गई इस तरीके से।
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो ऊपर गई हैं, दो गई हैं, अब दो ऑर्बिटल कोई डी की ऐसी हैं, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, जो आपस में डीजनरेट है, तो ये दो ही डीजनरेट हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं डबली डीजनरेट। ये दोनों क्या है? डबली डीजनरेट हैं। ठीक है, नीचे वाली क्या है बेटा? ट्रिपली डीजनरेट है। नीचे वाली क्या है? ट्रिपली डीजनरेट है, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, डबली डीजनरेट को बोलते हैं ईजी, सॉल्ट में क्या बोलेंगे? ईजी। और इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट को T2G। इनको क्या बोलेंगे? तीनों को T2G। तो बुक्स में लिखा मिलेगा आपको, ये क्या है? ईजी, और ये क्या है? T2G। स्कैंडियम H2O 6 2+। इसको जरा सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सर स्कैंडियम, यहां पे नॉर्मल स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1 4s2। आपने सर हमसे बोला है कि स्कैंडियम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाल दो, यहां पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Sc की। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये 4s के दोनों चले जाएंगे, केवल d में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसकी साफ साफ दिख रही है, 6 लिगेंड है। तो अब तुम जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सबसे पहले नीचे वालों में करोगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, जब ये भर जाएंगी उसके बाद ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये D1 सिस्टम आ गया, D1 सिस्टम के लिए ऐसे फिल करोगे। D2 आएगा तो अगला। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल करके दिखा दिया। D3 आएगा तो अगला। ठीक है, अब D4 आएगा तो कंफ्यूजन चालू हो जाती है बेटा। D4 आएगा तो फिर से कंफ्यूजन कि इलेक्ट्रॉन यहां पे भरें, मतलब फिर से मैं यहां से भरना स्टार्ट करूं या मैं यहां भरूं, दो चॉइस है। ठीक है, तो D4 से लेके आगे के लिए कुछ और केसेस आते हैं सामने। वो केसेस क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या बोल रहा हूं? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये VBT में पढ़ा है आपने, VBT में भी पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा बनाता है? लो स्पिन बनाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या पेयरिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन की अपनी ताकत से। ठीक है, वीक फील्ड में क्या पेयरिंग नहीं होती है, सिंपल पहले सब भरे जाएंगे, अपने आप हो रही हो तो बात अलग है, लेकिन लिगेंड में इतनी ताकत नहीं है उसमें कि वो जबरदस्ती क्या कर सके, किसी की पेयरिंग कर सके। तो यहां से दो क्लासिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये मिटा दूं तो देखो, आपको अगर इसमें पूछा जाए T2G और EG के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है, तो आप इसका लिखोगे T2G 1 EG 0। बात समझ में आ रही है? दूसरा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये सब चीजें यहीं पे समझ लो। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे पता चलेगा? सिंपल, इलेक्ट्रॉन यहां पे इन पांचों में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख गया तो पैरामैग्नेटिक है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिखता है तो डायामैग्नेटिक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करना बता रहा हूं, किसके टर्म्स में? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब आप सबका ऐसे सिस्टम निकालना आना चाहिए, D1 कैसे बोलेंगे, D2 कैसे बोलेंगे, D3 कैसे बोलेंगे, ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो अब आप। ठीक है, चलो, पॉइंट क्या बताया तुम्हें? स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी और वीक फील्ड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। तो दो तरीके के लिगेंड यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड्स दो तरीके के मिलेंगे, एक वीक फील्ड लिगेंड्स और एक मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एक ऊपर है ना टॉपिक डाल दो यहां पे, सबसे अच्छा सब टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट में बोल रहा हूं CFSE, फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
ये वो एनर्जी है जो इनके बीच का डिफरेंस है। CFSE का मतलब है इनके बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो पहला फैक्टर है इसमें नेचर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड वीक फील्ड है, ठीक है, मेटल कैटायन सेम, शेप भी मतलब ज्योमेट्री भी सेम, अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन। ठीक है, सिंपल, पहले ये समझो, अगर लिगेंड वीक फील्ड है बेटा, अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो CFSE कम होगी। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं सब, लो CFSE। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाई CFSE। ठीक है, लो CFSE और हाई CFSE। मतलब अगर मान लो मैं सिस्टम फिक्स कर देता हूं, मैंने फिक्स किया स्कैंडियम H2O6, सॉरी H2O को क्यों ले रहे हो, स्कैंडियम F6, ठीक है, ऊपर 4-, ठीक है, और यहां पे दूसरा ले ले रहा हूं स्कैंडियम CN6 4-, दो कॉम्प्लेक्स है स्कैंडियम F6 CN6। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अभी मैं बता रहा हूं कौन से वीक फील्ड होंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, वो सब बताया है CFT में, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर इसका T2G और EG का गैप कंपैरिजन करोगे बेटा आप, ठीक है, तो इस वाले केस में T2G और EG का जो गैप है ये वाला, ये डेल्टा O थोड़ा सा कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये डेल्टा O थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब बात समझ में आ रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में। क्लियर? इसके बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सीरीज दी गई, उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आप डेफिनेशन लिखो, ए सीरीज इन विच ligands are arranged according to in increasing order of crystal field splitting energy CFSE। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है एक नंबर में, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो डेफिनेशन लिखी है, ए सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये सीरीज में आपके सामने लिख रहा हूं, आपको ये याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कभी कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है। तो लिखो, ये बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है आपके सामने। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, I माइनस सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस, ये C2O4 माइनस मतलब ऑक्सिलेट हो गया, H2O मतलब एक्वा वाटर। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए। H2O से इधर वाले, ठीक है, सभी लिगेंड्स वीक फील्ड, सभी लिगेंड्स वीक फील्ड, ठीक है। H2O से लेके NCS माइनस, इसके बाद EDTA ले लो और NS3 तक, ये सब क्या है, मॉडरेट लिगेंड्स है, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। कुछ पेयरिंग करते हैं, कुछ पेयरिंग कभी कभी नहीं करते हैं, ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। लेकिन इथेन 1,2 डाइएमाइन CN माइनस और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। वैसे तो देखो कंपैरिजन में सब एक से ज्यादा मतलब लगातार इंक्रीज करती जा रही है CFSE, लेकिन ये हमेशा पेयरिंग करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा CFSE इनके केस में होगी, CO, CN और EN, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिख लो इसे जल्दी, फिर मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, फिर सेकंड फैक्टर पे आएंगे। मिटा दूं? चलो, सेकंड फैक्टर है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, ठीक है।
अगर लिगेंड सेम हो, ठीक है, और ज्योमेट्री सेम हो, मतलब दोनों ही ऑक्टाहेड्रल में कंपैरिजन कर रहे हो और लिगेंड भी सेम है, तो मेटल कैटायन की, और मेटल कैटायन भी सेम है, दोनों में मेटल कैटायन भी सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर CFSE। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CONH36 2+ है और दूसरा है CONH36 3+। इन दोनों में किसकी CFSE हायर होगी? इसकी CFSE हायर होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लो है, ये हाई है। ठीक है, क्लियर? ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया मैंने कोबाल्ट की, ऐसे मत समझ लेना, ऐसे ही चार्ज देख लिया है, कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ कोबाल्ट की +2 आएगी, यहाँ पे कोबाल्ट की +3 आएगी, इसलिए इस केस में CFSE ज्यादा होगी। लिगेंड सेम होना चाहिए, मेटल कैटायन सेम होना चाहिए, तभी अप्लाई करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा। ठीक है, थर्ड लिखो बेटा, इन सेम ग्रुप ऑन मूविंग 3D सीरीज टू 4D टू 5D। ठीक है, मतलब स्कैंडियम वाली सीरीज, ठीक है, जिसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक आते हैं, आयरन वगैरह सब। फिर 4D किसे बोलते हैं? इससे नीचे वाली को, यहाँ पे जो यट्रियम और इसमें रुदेनियम आएगा आयरन के नीचे, Zn के नीचे CD आता है। ठीक है, यहां से ये बीच वाले लिखे नहीं है मैंने, लेकिन इसे 4D बोलते हैं, और इससे नीचे वाली को, लेंथेनम वाली को, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? 5D। इसमें क्या है, यहाँ Hg आएगा और Ru के नीचे OS आता है। ये 3D सीरीज है, ये 4D है, और ये 5D सीरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3D सेल यूज होती है, 3D ऑर्बिटल यूज होती है, या 4D या 5D यूज होती है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे सेम ग्रुप में, मतलब मान लो मैंने ये ले लिया, फिर आयरन वाला ग्रुप ले लिया है, ठीक है, तो मैं इसमें जब मूव कर रहा हूं तो आयरन से लेके रुदेनियम पहुंचने तक CFSE इंक्रीज कर जाती है 30 to 50%। कितनी? 30 to 50%। लिख लो ये पॉइंट, है ना। लेकिन इसके लिए क्या है, लिगेंड सेम होना चाहिए और ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, और सेम ग्रुप के दोनों एलिमेंट होने चाहिए। एंड सेम ग्रुप ऑन मूविंग 3D to 4D to 5D, CFSE crystal field splitting energy increase by 30 to 50%। ठीक है, फॉर दी, हाँ वो तो लिख दिया ना आगे, ठीक है, 30 to 50%। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं FeH2O6 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए लेकिन, और दूसरा लेता हूं RuH2O6 2+। देखो क्या क्या सेम होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूं, लिगेंड सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। 2+, 3+ में कंपैरिजन नहीं करोगे, ये दोनों सेम होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल ये इसके बेस पे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तभी आप ये फंडा लगाओगे। तो सब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये 5D का एलिमेंट है, ये ये क्या है, 4D का एलिमेंट है, ये 3D का है। समझ में आ रही है बात? तो ये भी एक फंडा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, ये 3 मेन फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे साइड बाय साइड भी होते हैं, लेकिन ये 3 मेन फैक्टर हैं, इन्हीं में से बनते हैं वो, इसलिए मैंने 3 आपको मेन बता दिए। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब वीक फील्ड लिगेंड जब आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखो पहले आप कि वीक फील्ड लिगेंड्स forms high spin complexes and strong field ligands forms low spin complexes। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस।
वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा बेटा, एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, ये तो आपको पता है डेल्टा ओ का मतलब क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी ये क्या होती है ये भी समझ लो। एनर्जी रिक्वायर टू pair of the electrons, energy required by ligands। ये लिगेंड के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, इतनी लिखो, टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया पेयरिंग एनर्जी किससे बोल रहे हैं? इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूंगा बार बार पी से, तो कंफ्यूज नहीं होना। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? पी से। अब देखो ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहां पे बेटा क्या है, जो CFSE है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां क्या है, जो CFSE है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में। देखो ऐसा क्यों, ये EG है, ये T2G है, ठीक है, वो मैं बना नहीं रहा हूं, ये बना लो, चलो ये 3 वाला हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब देखो 1 2 3 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने जाता हूं, ठीक है, तो मेरे पास चॉइस हो जाती है, या तो मैं यहां पे भरूं, ठीक है, या मैं दूसरा केस बना रहा हूं तुम्हारे सामने 1 2 3, और इसके ऊपर जो EG रहेगा ये EG है। दूसरा केस क्या है, मैं वहां ना भर के यहां भर दूं, ठीक है। मैंने बोला कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो CFSE है वो ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब ये जो CFSE है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में डेल्टा O, ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। इसलिए क्या करता है, जो लिगेंड आ रहा है, जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को, अब यहां पे क्या ऊपर अब मैं ऊपर लेके जाता हूं इलेक्ट्रॉन को, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उससे पहले अगर पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देगा, पेयर करा देगा। लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, किसमें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पे डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, देखो डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच में ये कम है, तो यहां, और किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो मुझे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां ना करके पेयरिंग करता हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और ऊपर पहुंचाता हूं, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो आराम से ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू यहां पे भरने के, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पे ऊपर चला जाता है। तो ये दो अलग अलग केस हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला हुआ है कि वीक फील्ड लिगेंड होंगे तभी ऐसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होंगे तभी ऐसा होगा। कैसा, कि डेल्टा O कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, और इलेक्ट्रॉन आराम से इस एनर्जी बैरियर को, ये जो एनर्जी बैरियर है, इतना एनर्जी डिफरेंस है, इसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लग रही, भाई यहां पेयरिंग करने जाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के अगेंस्ट, ठीक है, उससे बढ़िया है कि मैं इलेक्ट्रॉन को यहां भर दूं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कम है। यहां पे क्या है, उल्टा है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैंने थोड़ा डिफरेंस कम दिखाया है। अगर तुम्हें समझना है तो इसको यहां भरा दो EG को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या, डेल्टा O यहां पे बेटा ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो ये क्या प्रेफर करेगा कि इलेक्ट्रॉन को यहीं भर दो ना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो केस है वो किसके केस में होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में होगा, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कम फॉर्म होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में फॉर्म होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां से पता चलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेंगे। सब चीजें लिंक कर रही हैं आपस में, एक भी चीज वेस्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये कैसा केस है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाएगा, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवां यहां पे, ठीक है, फिर छठवां। समझ में आ रहा है? अभी मैं वो तो आपको क्लियर करूंगा, यहां पे एक टेबल बनाऊंगा कैसे फिल करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहां D4 लिखवाए
कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में D4 सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो T2G3 Eg क्या हो गया, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या आएगा, T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है अपने आप में। क्लियर? तो ये वाला केस किसके लिए हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन फॉर्म करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कहां से पता चलेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्लियर है? तो ये 2 केसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना और सिखा देता हूं, दैट्स ऑल। तो यहां पे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ डालो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, किसकी प्रेजेंस में बनेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में WFL, वीक फील्ड लिगेंड। और यहां पे क्या केस होगा, जो CFS या डेल्टा O है वो क्या होगी, कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। और एक तरफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लिख लो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ठीक है। एंड CFSE क्या होगी, ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। यहां पे क्या केस है, आप देखिए यहां पे क्या केस है बेटा, यहां पे क्या केस आएगा, जैसे मान लो मुझे अब D1 भरना है, ठीक है, D1 सिस्टम के लिए, तो T2G और EG, T2G ऐसे। अब मैं देखो 5 तक बता देता हूं आपको, उसके आगे आपको खुद भरना है, ठीक है। D1 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया जी T2G1 EG0। यहां पे D1 के लिए सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो D3 तक तो सेम जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 1 T2G1 EG0, ठीक है। D2 के लिए भी, D2 के लिए क्या हो जाएगा, आपको अलग से बनाना, मैं सिम करके दिखा रहा हूं। D2 के लिए ये हो जाएगा T2G2 EG0, ठीक है। सिस्टम निकालना आप पे आना चाहिए, D1 है D2 है, भाई वो तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो खुद करोगे कि नहीं। ये D2 हो गया, ठीक है, D2 के लिए बता दिया। नेक्स्ट D3 के लिए क्या होगा, D3 के लिए क्या होगा, T2G3 EG0, T2G3 EG0। यहां तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है D1 से लेके D3 तक। D4 देखते हैं, D4 देखते हैं। D4 भी तो वैसे बता दिया अभी, ठीक है। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन T2G4 EG0। यहां पे क्या होगा बेटा, D4 के केस में 1 2 3 ऊपर जाएगा, नहीं नीचे बढ़ता है। लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G4 EG0। D5 में क्या होगा, ऊपर EG 1 2 3 4 5, ये किसके केस में हो गया, हाई स्पिन T2G3 EG2, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है लो स्पिन है, ये आपको पता चलेगा लिगेंड देख के, ये याद रखना, लिगेंड देख के पता चलेगा। ये सोच रहे हो सर हमें गिवन होगा, गिवन नहीं होगा भैया, लिगेंड देखोगे, इसीलिए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। 1 2 3, यहां पे क्या है, पहले नीचे वाला फिल होना चाहिए, पेयरिंग होगी 4 5, तो यहां पे क्या आ गया, T2G5 EG0। D6 में क्या आएगा, अब यहां पे 5 भर गए, अब फिर दोबारा यहां से भरना स्टार्ट करोगे, ये हो गया D6 हाई स्पिन के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, T2G में कितने, नीचे वाले में 4 है, ऊपर कितने हैं, 2 है। यहां पे D6 में क्या होगा, पहले नीचे वाले कंप्लीट करेंगे, T2G6 EG0। नेक्स्ट D7 में क्या होगा बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो T2G में कितने आ गए, 5 EG2। यहां पे D7 में क्या होगा, T2G अब पूरे भर गए, अब तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता है, अब तो मजबूरन तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा एनर्जी बैरियर क्रॉस करके। तो अब तुम 7th इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, तो T2G6
और Eg आएगा 1। डिफरेंस दिख रहा है? ऐसे ही D8 में भी डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, D8 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो एक बार। D8 का देखो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं कभी कभी उसी में एडजस्ट कर देता हूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, वीडियो देखो बेटा बड़ी जरूर है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर नहीं, कहीं सब साफ हो जाए, सब समझ में आ जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे हाई स्पिन में? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब T2G6 Eg2। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3, पहले नीचे कंप्लीट करने लो स्पिन में, 4 5 6 7 8, तो T2G6 Eg2, ये भी सेम आ गया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, D4 D5 D6 और D7 यही वो 4 सिस्टम है जिनमें हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है T2G Eg वाला अलग अलग आ रहा होगा। अदरवाइज फिर से D8 में सेम हो गया, D9 बना के देखना, उनमें भी सेम आएगा, D10 में भी सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। आपको क्लियर सब कुछ समझ में आया? चलो, बस मेन चीज यही आपको समझ में आनी चाहिए। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां तक जो मैंने पढ़ाया है काफी है, समझ में आया? मोर देन सफिशिएंट है। अब जो बता रहा हूं वो अप्लाई होगा कंपटीशन वालों पे। वो किस पे अप्लाई होगा? कंपटीशन वालों पे। देखो, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं COH2O6 2+, एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखोगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये कंपटीशन वालों के लिए केवल। बोर्ड वाले पार्ट स्किप कर सकते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं। मॉडरेट लिगेंड है, H2O क्या है? मॉडरेट लिगेंड है, इसलिए क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। क्या करेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। याद रखना, ठीक है। अगर यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती ना तो CFSE इंक्रीज कर जाती और कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनता। याद रखना, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होती तो CFSE इंक्रीज कर जाती। ठीक है, या शॉर्ट में याद रखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, केवल F- को छोड़ दो, Cl- को छोड़ दो, मतलब हेलोजेंस को छोड़ दो। ठीक है, सभी हेलाइड लिगेंड्स को छोड़ दो, हेलाइड्स को छोड़ दो और H2- को छोड़ दो, HCN- को छोड़ दो। इनको छोड़ के, इन सबको छोड़ के सबके साथ लो स्पिन फॉर्म करता है, एक्सेप्ट दीज। ठीक है, विद ऑल अदर्स CO+3 फॉर्म्स लो स्पिन। ये शॉर्टकट पॉइंट है, लेकिन आप याद रखोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स है, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इससे काम चल जाएगा आपका। कंपटीशन लेवल की बता रहा हूं मैं, तो बोर्ड वालों के लिए तो है ही नहीं है। तो ये क्या है, यहां पे 2+ है लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब हाई स्पिन का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन भर दो जरा, Eg और T2G में 1 2 3 4 5 6 7 फिल हो गया। तो ये क्या आ गया बेटा? T2G 5 और Eg में आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल, मैं बताता हूं। देखो, यहां से बेरी सेंटर खींचो, नीचे कितना होता था? -0.4 डेल्टा O है और ऊपर कितनी है? 0.6 डेल्टा O, 0.6 डेल्टा O। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी है? -0.4। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का -0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऊपर जो है उनका मल्टीप्लाई 0.6 से कर दो। तो यहां पे आप लिखोगे -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, प्लस ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.6 से। दोनों को जोड़ के नेट CFSE निकालते। CFSE मतलब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर कितने हैं बेटा? 2 है, 0.6 × 2, ये कितना आ गया? माइनस का 0.2 प्लस यहां आ जाएगा 1.2, कितना आ गया? -1.8, सॉरी माइनस का 0.8 डेल्टा O CFSE आ गई इसमें।
आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हो किसी की भी स्प्लिटिंग। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड के केस में स्प्लिटिंग। ठीक है, तो CFT ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा पूरा केस चेंज हो जाएगा। देखो यहां से भी ये चेंज होगा। ठीक है, ऐसे भी मैं बदल देता हूं। अच्छा, मैं अभी इसमें क्या है बेटा, आपको जो पॉइंट्स बताए, जैसे वीक फील्ड की प्रेजेंस में हाई स्पिन बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में लो स्पिन बनते हैं। देखो आपको समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकली, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हाई स्पिन क्यों बन रहे थे। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बात यह है कि पेयरिंग नहीं होगी, है ना, पेयरिंग नहीं होगी तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे और सबकी क्या है स्पिन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, फिर वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। इसलिए वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो उनकी स्पिन ज्यादा होगी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या है, वो सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड करने लगता है लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करने लगेगा तो क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम रहेंगे तो स्पिन कम आएगी, स्पिन कम आएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम आएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का केस है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सेम टॉपिक है, बस पार्ट बदला है, सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। TD लिख रहा हूं शॉर्ट में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बड़ा शानदार सा टॉपिक है। इसमें बस आपको पता है क्या चेंज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, बड़ा शॉर्टकट सा फंडा है। अभी जो हमने T2G नीचे भेजी थी, 3 dxy dyz dzx नीचे भेजी थी, और EG मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर भेजी थी, इनको बस उलट दो। इनको क्या कर दो, उलट दो। मतलब ऊपर तो भेज दो dxy dyz और dzx। ठीक है, ऊपर क्या भेज दो, dxy dyz और dzx, और नीचे भेज दो बेटा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बस इतना डिफरेंस है स्प्लिटिंग में, बाकी सब सेम। मैं बाकी देखो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, यहां मेटल फ्री रहेगा, यहां पे क्या है, उसके पास 4 लिगेंड मतलब एवरेज आ रहे होंगे। यहां पे क्या है, मेटल फ्री स्टेट में, चलो बता ही देते हैं। यहां पे क्या है, ये मेटल है। ठीक है, इसके चारों ओर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो सिमेट्रिकल स्फेरिकल नेगेटिव फील्ड जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेट क्या है, जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर और एक लिगेंड इधर, तो ऐसी स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ऊपर क्या जाता है, T2, अभी G लिखो, बता रहा हूं, जी हाँ G नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो बता रहा हूं, लेकिन पहले लिख लो। ठीक है, काट देना फिर। ठीक है, जिससे क्या चीजें याद रहती हैं, तुम काटोगे तो याद रहेगी, लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगी। ठीक है, इसे बेरी सेंटर बोलते हैं, जहां से स्प्लिट हुई है। यहां पे अब देखो EG नीचे गई है, तो जो 0.6 लिख रहे थे ना हम इसके साथ, वो 0.6 एज इट इज रखोगे, बस 0.6 को नीचे ले आओ। नीचे आएगी तो डिक्रीज में आएगा, इसलिए यहां पे 0.6 माइनस में आएगा, -0.6 डेल्टा T लिखोगे। क्या लिखोगे, डेल्टा T, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और यहां पे ये ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऊपर गई हैं, T2G ऊपर गई हैं, इसलिए यहां पे क्या, ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा 0.4। अच्छा, ये इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, इसलिए यहां पॉजिटिव आता है हमेशा। नीचे वाला जो भी होगा उसके साथ नेगेटिव आएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं, E के साथ हमेशा 0.6, T के साथ हमेशा 0.4। ठीक है, ये 0.4 डेल्टा T हो गया। ठीक है, अभी मैंने जो बताया, जैसे CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाई स्पिन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं, 1 2 फिर 3 4 5,
लो स्पिन में कैसे भरेंगे 1 2 3 4, पहले नीचे वाले पूरे फिल करोगे, फिर ऊपर जाओगे 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक ये पॉइंट याद रखना है कि ये एक्सचेंज हो गई, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ठीक है। दूसरे और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहां पे T2G हम जो वहां पे लगाते थे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, वो चेंज हो जाती है, T2 लिखते हैं केवल, क्या लिखते हैं T2, एंड जो EG वहां पे लिखते थे वो केवल E हो जाती है। तो यहां से अब मैं हटा रहा हूं, ये G को हटा दो, ठीक है। क्यों ऐसा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल क्या है, सिमेट्रिकल होता है। ऐसे इस पे 4 लिगेंड ऐसे रखे हैं, ठीक है, ऊपर एक है ऊपर नीचे, बीच में से काट दो तो सब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या है, सिमेट्री आती है वहां पे, ठीक है, उसे बोलते हैं जेरेड। जी का मतलब है जेरेड, जेरेड मतलब सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या सिमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल के अंदर सिमेट्री नहीं होती है, वो सिमेट्रिकल नहीं अरेंज्ड होते हैं लिगेंड्स, ठीक है, एक इधर जा रहा है एक पीछे जा रहा है, इसलिए जी नहीं आता है, वो जेरेड नहीं रहता है, अनजेरेड रहता है, ठीक है, थोड़ा अनसिमेट्रिकल रहता है, इसलिए वहां पे जी यूज ना होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, सिंपल T2, जी हटा दो, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल के केस में आप याद रखोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, T2 में कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल के केस में, EG से E बन जाएगा टेट्राहेड्रल के केस में, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में था। ये पॉइंट याद रखोगे, एक ये रिवर्स हो गए, ये पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन, आर ऑलवेज हाई स्पिन। झंझट ही खत्म हो गया फिलिंग का, तो अब तो सिलेक्ट ही नहीं करना है, लिगेंड हो चाहे कोई सा भी, कितना भी मजबूत, कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो T2G और EG में वो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, D4 से लेकर D7 तक, D4 D5 D6 D7 D8 जो मैंने भरना सिखाया था, वो यहाँ झंझट ही नहीं है, हाई स्पिन के अकॉर्डिंग भर दोगे, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, देखो अब शॉर्ट में कैसे बताऊंगा। ये इसमें टेट्राहेड्रल में दोनों E नीचे रहेंगी और T2 ऊपर रहेंगी, ट्रिपली डीजेनरेट। तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, 1 पहला, दूसरा 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे कोई सा लिगेंड हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। मैंने तो 10 का दिखा दिया, आपका जो सिस्टम बने उतना फिल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बस देना है, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, ये कैसे हुआ, मतलब उलट कैसे गया सर, इसे तो हम याद कर लेंगे, कोई झंझट ही नहीं है, हमेशा वो बनाएंगे, मतलब ऑक्टाहेड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल तो समझाइए। एक चीज और समझ लो बस, थ्योरेटिकल, अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कंपैरिजन करूं, CFSE ऑफ octahedral complex with same metal and same ligand and tetrahedral complex with same metal and same ligand, तो ये रिलेशन आता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ये रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लो बेटा किसी कॉम्प्लेक्स के लिए सेम मेटल है हमारे पास, सेम लिगेंड है, जैसे एग्जांपल लो Ni, ठीक है, Cl6 4- और एक है NiCl4 2-, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब यहाँ पे डेल्टा O की बात होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे डेल्टा T की बात होगी, ठीक है, डेल्टा T की बात होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर CFSE कंपैरिजन करते हो किसकी ज्यादा आएगी, तो मैं बता देता हूं आपको, हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, कम आती है, ठीक है। इसी की वजह से क्या वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, हमेशा हाई स्पिन बनाता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मान लो डेल्टा O दी हुई है, तो मैं 1 वैल्यू दी हुई है 1 आती है कैलकुलेट करके, ठीक है।
1 तो मैक्सिमम हो गई, इतनी वैसे आती नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ 1 आ रही है। तो डेल्टा टी कितनी आएगी, रखो ना वैल्यू, 4/9 इंटू 1 क्या आ गई, डेल्टा टी इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 9 4 जा कितनी आ गई, 9 4 जा 36, ठीक है, फिर से 4 तो 0.44 समथिंग आ रही होगी। अगर मैंने डेल्टा ओ की वैल्यू 1 ली तो डेल्टा टी कितनी आ रही, 0.44। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा कम होती है, और अगर CFSE कम है तो एनर्जी बैरियर को इलेक्ट्रॉन हमेशा, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे हो वीक, हमेशा क्रॉस करके पहले ऊपर ही भरा जाएगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन नहीं होते हैं। लिगेंड कितना भी मजबूत हो लेकिन वो क्या करेगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन है, अगर आपसे फॉर्मूले से वैल्यूज निकलवाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम आपको एक प्रैक्टिकल सी चीज और बता देते हैं, फिर लेक्चर ओवर। वो प्रैक्टिकल सी चीज क्या है कि सर ये रिवर्स क्यों हुआ है ना, ये नहीं बताया आपने, बाकी सब बता दिया। देखो टेट्राहेड्रल को शेप क्या होती है, आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूं। इसको आप एक क्यूब की हेल्प से समझ सकते हो। एक परफेक्ट क्यूब बनाओ, ये बन गया, इसमें सेंटर में एकदम क्यूब के सेंटर में, मतलब एक रूम के सेंटर में मेटल बैठा है। टेट्राहेड्रल लिगेंड्स कहां होते हैं, एक मान लो यहां पे है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। तो फिर एक कॉर्नर छोड़ दो, दूसरा लिगेंड इस वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड ये रहा टेट्राहेड्रल का, दूसरा बॉन्ड ये रहा, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, फिर तीसरा बॉन्ड ये पीछे वाले कॉर्नर से लगा होगा और चौथा बॉन्ड इसके आगे वाले कॉर्नर से लगा होगा। इस तरीके की टेट्राहेड्रल की शेप है। अब मैं आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर इसके कंपैरिजन में करूं तो देखो बिल्कुल बेटा, ये डायरेक्शन में एक्स होगी, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में जेड ले लो, ठीक है, और आपकी तरफ बाहर ऊपर के डायरेक्शन में सॉरी वाई ले लो, ठीक है, और आपकी तरफ नीचे की तरफ, ठीक है, परफेक्ट एक्सिस नहीं आएगी, यहां कहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है, जेड, जेड मतलब ऐसे आपकी तरफ लगी हुई है, ठीक है, वाई ऊपर एक्स यहां पे। जरा ठीक से देखो, क्या एक्स वाई एक्सिस पे कोई भी लिगेंड लाई कर रहा है, कोई भी बॉन्ड नहीं आ रहा है टेट्राहेड्रल का, ना तो ये वाला आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, एग्जैक्ट एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। देखो ये एक्सिस के बीच में आया, ये भी एक्सिस के बीच में आया, ये वाला भी, ये जेड मैंने यहां दिखाई है लेकिन अगर ये बीच में होगा तो ये जेड भी, ये वाला भी बीच में आएगा और ये वाला भी बीच में आ रहा है। और एक्सिस के बीच में कौन सी एक्सिस, कौन सी ऑर्बिटल्स लाई करती हैं, डी एक्स वाई, याद है, एक्सिस के बीच में लोब्स होते हैं इनके, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब लिगेंड्स जो आते हैं वो यहां पे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इन ऑर्बिटल्स की एक्सिस, मतलब इन ऑर्बिटल्स की तरफ से अप्रोच करेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब जो इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे वही तो रिपल्स करेंगे, अब वो रिपल्स करेंगे तो उनका क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी उन ऑर्बिटल्स की। एनर्जी इंक्रीज हुई तभी तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऊपर चले गए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहां होंगे, एग्जैक्ट एक्सिस पे होंगे। वो रिपल्सन फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रिपल्सन फील नहीं कर रहे, उन कोई परेशानी नहीं है, तो अट्रैक्शन फील करेंगे, तो अट्रैक्शन मतलब उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। जो अट्रैक्शन फील करेगा उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, जो यहां पे रिपल्सन फील कर रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसलिए ये ऊपर जाते हैं, ये नीचे आते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे पूरी तरीके से आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।